दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस्त नंबर 45। मैं वाकई नहीं जानता था कि बेलमंडो कब यहाँ आया है और कहाँ मुकीम है। उसके लहजे से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है, मैंने उठते हुए कहा, तुमसे फिर बात होगी इस मौजू पर। अब मैं जोनाथन को एक नज़र देखना चाहता था। वो ना सिर्फ होश में था बल्कि खासे खुशगवार मूड में था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, यार तुमने तो मुझे ऐसा बांधा है कि सांस लेने के लिए भी दुश्वारी हो रही है। कम से कम ये थोड़ी सी ढीली कर दो। मैं कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर चटाक से एक थप्पड़ रसीद कर दिया। वो हैरत से मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने दांत पीस कर कहा, आइंदा मुझसे इंसानों के दायरे में रहकर बात करना। मैं घटिया लोगों की कोई गलती या बेतकल्फी बर्दाश्त नहीं करता। फिर मैंने अक्खड़ लहजे में पूछा, फ्रेडी ने तुम्हें आईजी साहब के अलावा और किसका असाइनमेंट दिया था? इस वक्त तो मेरे पास वही एक असाइनमेंट था, उसने जवाब दिया। तुम लोगों के अलावा और तंजीम के कितने आदमी यहाँ हैं? मैंने पूछा। ये तो तुम ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, उसने छार चटक कर कहा और चेहरे से मक्खी उड़ाने की कोशिश की। कुछ अरसे से तुम भी तंजीम के आदमी थे। मैं गैर मुल्कियों की बात कर रहा हूँ, मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। इस बारे में फ्रेडी जानता होगा। इसके अंदाजे बेनियाजी से मैं पेचो तब खाने लगा, मगर बेलमंडो का राब्ता तो बरह रास्त तुमसे था। मैंने अंधेरे में तीर फेंका। इसने तो इस बात की भी मुखालफत की थी कि फ्रेडी को इस टीम का लीडर बनाया जाए। मुझे बच्चा मत समझो कामरान, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। बेलमंडो अपनी राय कभी खुलकर जाहिर नहीं करता। आखिर तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, मैंने कहा। बात तो ज़रूर तुम्हारे इल्म में होगी कि तंजीम में मेरी क्या अहमियत है। इसका सबब तुम्हारा चीफ है। मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हारी मुखालफत क्यों की। बहरहाल तुम्हारे मुकाबले में तंजीम के लिए वो अहम आदमी था, इसलिए बास ने उसे इख्तियारात दे दिया। कामरान अगर हमारे काम का नहीं रहा तो उसे तंजीम से निकाल दो या कत्ल कर दो। फिर वो हंसकर बोला, इस मसले पर सर खपाने के बजाय तुम बरह रास्त मुकामी चीफ से क्यों नहीं पूछ लेते? मुकामी चीफ न जाने कौन से बिल में जा छुपा है। जिस दिन वो भी मेरे हत्थे चढ़ गया उस दिन अगला पिछला सब हिसाब बेबाक कर दूंगा। मैंने फिर कुछ सोच कर बोला, अब मुकामी चीफ अपने बिल से ज़रूर बाहर आएगा क्योंकि बेलमंडो यहाँ आया हुआ है। बेलमंडो? उसने हैरत से कहा, वो आजकल यहाँ है? हाँ, वो आजकल यहीं है, मगर अब मुझसे बचकर वापस नहीं जा सकेगा। जोनाथन बेसाख्ता मुस्कुराने लगा। उसने मुझे यूं देखा जैसे मैंने कोई अनोखी बात कह दी हो। इसमें दांत निकालने की क्या बात है? मैं चिल्ला गया। मुझे बच्चा मत समझो कामरान, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। बेलमंडो अपनी राय कभी खुलकर जाहिर नहीं करता। आखिर तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? उसने दोबारा यही अल्फाज दोहराए। मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, मैंने कहा। यह और बात है, इस बात का भी तुम्हें ज़रूर इल्म होगा कि तंजीम में क्या अहमियत थी। इस सब बातों का सबब तुम्हारा मुकामी चीफ है। मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हारी मुखालफत क्यों की। बहरहाल इसके मुकाबले में तंजीम के लिए तुम्हारे मुकाबले में तंजीम के लिए वो अहम आदमी था, इसलिए बास ने उसे इख्तियार दे दिया कि कामरान अगर हमारे काम का नहीं रहा तो उसे तंजीम से निकाल दो या कत्ल कर दो। फिर वो हंस कर बोला, इस मसले पर सर खपाने के बजाय तुम बराह रास्त मुकामी चीफ से क्यों नहीं पूछते हो?
जोनाथन बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। उसने मुझे यूं देखा जैसे कोई अनोखी बात मैंने कह दी हो। मैं दांत निकालने वाली क्या बात है, मैं जल्ला गया। अगर कोई बच्चा ये दावा करे कि मैं मोहम्मद अली किले को नॉकआउट कर दूंगा तो इस पर हंसी नहीं आएगी तो क्या रोना आएगा। फिर वो हंसने लगा। तुम्हारी ये हंसी इस वक्त धरी रह जाएगी जब बैलमंडू रस्सियों में जकड़ा हुआ हमारे सामने होगा और तुम्हारे साथ पड़ा होगा। मैंने कहा, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम वो मंजर देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहोगे। ग्लोरिया मज़ीद तुम्हें ज़िंदा नहीं देखना चाहती। ग्लोरिया क्या चाहती है इसका इल्म तुम्हें भी नहीं है। वो तुम्हें भी डबल क्रॉस कर रही है, अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। वो दरपर्दा तंजीम के साथ है, मगर जहर ये करती है कि तंजीम इसकी दुश्मन है। मेरी मानो तो पहले फिरसत में पहले उसे ठिकाने लगा दो। ये मत समझना कि मैं अपनी जान बचाने के लिए ये कह रहा हूँ। मुझे ये अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो इंतहाई मकार और चालाक लड़की है। वो मुझे कैसे मार सकती है। बैलमंडो इसकी बोटियाँ करके अपने कुत्तों को खिला देगा। बहुत से मैं कभी खौफज़दा नहीं हुआ। जोनाथन संजीदा हो गया। फिर वही बीच में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाता तो इस वक्त तैमूर की खुशामद कर रहे थे कि मुझे सहारा देकर गाड़ी की तरफ ले चलो। ग्लोरिया का किस्सा क्या ले बैठे। मैं ऐसी मौत का कायल नहीं हूँ। जब भी मरूंगा 2-4 को साथ लेकर मरूंगा। जोनाथन ने कहा, मेरी तरफ से तुम 10-20 आदमियों को साथ लेकर मरो। मैंने हंस कर कहा, मगर तुम्हें इतनी मोहलत मिले तब ना। फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे सिगरेट से जलाया था, मेरी गर्दन पर चाकू से चरका लगाकर उस पर नमक छिड़का था। वो सब याद करके मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि मैं उसे यूं ही सिगरेट से जलाऊं, उसके जिस्म पे चरखे लगाऊं और उस पर नमक छिड़कूं। मैं सिगरेट लेने के लिए अपने बेडरूम में गया। वापस आया तो जोनाथन के कमरे का मंजर देखकर हैरान रह गया। ग्लोरिया कहीं से बिजली का मोटा सा तार उठाकर लाई थी और अब उसे सरों पर से छेल के जोनाथन के पैरों में बांध रही थी। फिर उससे इलेक्ट्रॉनिक वायर का दूसरा सिरा इलेक्ट्रिक स्विच में लगाया और अचानक स्विच ऑन कर दे। जोनाथन यूँ तड़पा जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। ग्लोरिया बमुश्किल तमाम उसे 3-4 सेकंड तक शॉक लगाया होगा। इतने ही झटके में उसकी हालत गैर हो गई थी। उसके मुंह से झाग बहने लगी थी। ग्लोरिया का चेहरा इस वक्त गुस्से और नफरत से मशक होकर रह गया था। उसे मेरी वहाँ आमद का इल्म नहीं हुआ था। शायद उसने मेरी और जोनाथन की गुफ्तगू सुन ली थी, इसलिए इस पर जनून तारी हो गया था। तूने कामरान को सिगरेट से जलाया था, उसके जख्मों पर नमक छिड़का था। वो जुनूनी अंदाज में चीख रही थी, मैं पहले तेरे दोनों कान काटूंगी, नाक काटूंगी, हाथ पैर तोड़ूंगी, फिर जैसे बेमजूर करके किसी कूड़े के ढेर पर फेंक दूंगी। तेरे हमदर्द खुद ही तेरा किस्सा तमाम कर देंगे। ग्लोरिया ने स्विच ऑन करके उसे बिजली का एक और झटका पहुंचाया। इस मर्तबा दुरानिया जरा तवील था। कामरान को मुझसे मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहा था। मेरी मुखालफत में तो तू वहाँ पेश था। मैं तेरा किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी, ग्लोरिया चीख चीख कर कह रही थी। जोनाथन बुरी तरह तड़पने लगा। फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। ग्लोरिया, मैंने चीख कर कहा, छोड़ दो इसे। मेरी आवाज़ सुन के ग्लोरिया ने मुझे यूं देखा जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर वो गोया होश में आ गई और उसने स्विच ऑफ कर दिया। मैंने आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक वायर स्विच बोर्ड से अलहदा कर दिया और झुक के जोनाथन को देखने लगा। उसका चेहरा भयानक हो गया था, मुंह से झाग बह रहा था। उसके होंठों और गर्दन पे उसके झाग फैल गई थी। नाक और आंखों से खून बह रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह उबड़ पड़ी थी और उसके चेहरे पर जिंदगी की रमक भी ना थी। मैंने अब तक बहुत सी लाशें देखी थी, मगर इतना भयानक और मकरूह चेहरा किसी का नहीं था। मुझे झरझरी सी आ गई। मैंने मुड़कर ग्लोरिया को देखा। वो पुरसुकून अंदाज में खड़ी हुई थी। मैंने चिल्लाकर कहा, यह क्या हरकत की तुमने? तुम हमाकतों पर हमाकते किए जा रहे हो कामरान। उसने जवाब दिया, आखिर इस सांप को पालने की क्या ज़रूरत है? मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम इसे ज़िंदा छोड़ने के मूड में हो। अगर ये बचकर निकल जाता तो हमारे लिए बहुत ख़तरा बढ़ जाता, इसलिए मैंने इसे अपने तौर पर हलाक करने का फ़ैसला कर लिया।
छोड़ता तो उसे मैं कभी भी नहीं, मैंने तवील सांस लेकर कहा। मगर पहले इसे बहुत कुछ मालूम कर लेता। इसके इल्म में जो कुछ था वो हमें मालूम हो चुका है। अब इसके पास बताने को कुछ भी नहीं है, ग्लोरिया ने कहा। फिर वो बोली, अब इस लाश को ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त करो। जाहिर है ये तो करना ही पड़ेगा, मैंने चिढ़कर कहा। इसकी लाश शोकेस में जाने के तो काबिल नहीं रही। जिस अंदाज से तुमने इसकी खिदमत कर रहे थे, इससे देखकर तो यही लगता था कि शायद तुम इसकी लाश भी संभाल कर रखोगे, ग्लोरिया ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुझे कहा। उसके चेहरे और बातचीत से ये लग नहीं रहा था कि उसने अभी अभी एक आदमी की जान ली है। अच्छा अब मजाक छोड़ो ग्लोरिया, मैंने अनजान बन के कहा। यह बताओ तुमने जोनाथन को बेवजह कत्ल क्यों किया? बेवजह? ग्लोरिया आंखें निकाल कर बोली। फिर वो खलाओ में खोए लहजे में घूरते हुए बोली, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तंजीम में सबसे पहले मेरी मुखालफत इसी ने की थी। इसने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए। ये चूँकि बेलमंडो का ख़ास आदमी था, इसलिए इसके कहने पर मुझे गद्दार ठहराया गया। मगर क्यों? मैंने हैरत से पूछा। हर बात की कोई ना कोई तो वजह होती है। वजह? ग्लोरिया ने तलखी से मुस्कुराई। बुनियादी वजह तो ये थी कि मैं औरत हूँ, खूबसूरत और पुरकशिश हूँ। जोनाथन इन लोगों में से था जो हर औरत को अपनी मलकियत समझते हैं। मैंने जब इसे धत्कार दिया तो वो मेरा दुश्मन हो गया। तंजीम में मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे एजाज़ दे दिया गया, जो गिनती के चंद लोगों को हासिल है। बेलमंडो ने मेरी भी मुखालफत की थी, मगर तंजीम के बकिया बड़ों ने मेरे हक में थे, इसलिए इसकी एक न चली। बेलमंडो ने भी एक और समझकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मगर मैंने उसे भी धुतकार दिया। बस इसके बाद वो मेरा खुला दुश्मन हो गया। जोनाथन तो पहले ही दुश्मन था। इन दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ ऐसी फजा हमवार कर दी कि तंजीम ने मेरे कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। वैसे ही अच्छा ही हुआ। चोरों, दहशतगर्दों, स्मगलरों, पेशावर कातलों के इस टोले को जो तुम तंजीम कह रही हो, तुम इन लोगों में होती तो अब तक या तो मारी जा चुकी होती या किसी मुल्क की जेल में सड़ रही होती। फिलहाल तो इस मनहूस की लाश को यहाँ से उठाओ, वरना ये कुछ और हो जाएगा। ग्लोरिया ने मौजू बदल दिया। वैसे रामजादा मरते मरते भी मेरे खिलाफ साजिश से बाज नहीं आया और तुम्हारे कान भरने लगा। ये सब सुन चुकी हूँ मैं। मैंने अली मुराद को आवाज़ देकर बुलाया और उससे कहा कि जोनाथन मर गया है, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। वो अपने साथ खुदा डानो को भी ले गया। मैंने ग्लोरिया से बनाने अपने कमरे में आ गया साथ लेते हुए। थोड़ी देर बाद ग्लोरिया काफ़ी के 2 मग लेते हुए वहाँ आ गई और बोली, फ्रेडी भी जाग रहा था, मैंने उसे भी काफ़ी दी। यार तुम तो बहुत काम की बच्ची हो गई हो, मैंने हंस कर कहा। काम तो मैंने अभी तुम्हें दिखाया ही नहीं, ग्लोरिया भी हंस कर बोली। फिर वो कुछ सोच कर बोली, कामरान हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे? जब तक हालात का तकाजा होगा, मैंने जवाब दिया। वैसे मुझे तुम्हारी तकलीफ़ का एहसास है। यह एयर कंडीशन बेडरूम नहीं है, लेटने के लिए ढंग का बिस्तर तक नहीं है, मगर इसे मजबूरी समझकर कबूल कर लो। तंज मत करो, वो मुँह बनाकर बोली। मैं तंज नहीं कर रहा, मैंने जवाब दिया। मेरे जहन में एक आइडिया है, वो कुछ सोच कर बोली। कुछ दिन पहले मैंने मोहम्मद अली सोसाइटी के इलाके में एक कोठी देखी थी। इस पर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। अगर हम वो कोठी खरीद लें तो उसे अपना हेडक्वार्टर बना सकते हैं। मोहम्मद अली सोसाइटी किसी वीराने में नहीं है, मैंने कहा। वहाँ हम ख्वाह लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। वो कोई पसमानदा बस्ती नहीं है, ग्लोरिया ने कहा। वहाँ एक पड़ोसी दूसरे को नहीं जानता, हमें कौन पहचानेगा? हेडक्वार्टर का क्या मतलब है? क्या तुम कोई महकमा कायम कर रही हो? फिर हेडक्वार्टर बनने के बाद इसकी नोयत कुछ और होगी। इस वीराने में हम कुछ भी करेंगे, किसी पर कैसा ही तशद्दुद करें और वो कितना ही चीखे, दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं होता। ये वहाँ भी हो सकता है, ग्लोरिया ने जवाब दिया। वो कोई मामूली इमारत नहीं है, बल्कि 4000 मुरब्बा गज पर फैली हुई है। इसमें ऊपर नीचे कम से कम 14 बेडरूम्स। कोठी में कुछ कमरों को हम साइड प्रूफ बना सकते हैं। एक कमरा कंप्यूटर के लिए वक्फ कर सकते हैं ताकि फ्रेडी की काबिलियत से कुछ फ़ायदा उठाएं। मसलन किस किस्म का फ़ायदा? मैंने पूछा। मैं शायद तुम्हें बताना भूल गई कि फ्रेडी कंप्यूटर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक में भी महारत रखता है।
मैं इसकी तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करने लगा। वो तो अपनी तंजीम की दुश्मनी में सब कुछ कर रही थी, मगर इसमें मेरे मुल्क का कोई फ़ायदा भी था। मैंने सोचा अगर इन्हीं लोगों के ज़रिए मेरे मुल्क को फ़ायदा पहुंच सकता है तो ज़रूर पहुंचना चाहिए। क्या सोचने लगे? ग्लोरिया ने मुझे चौंका दिया। तुम्हारी काफ़ी भी ठंडी हो गई। मैं ये सोच रहा हूँ कि ग्लोरिया कि इतनी बड़ी कोठी खरीदने के लिए रकम कहाँ से आएगी, मैंने कहा। ग्लोरिया बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। तुम मुझे बड़े भुलक्कड़ हो कामरान, मैंने उसने हंसते हुए कहा। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि दौलत की तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं है। अरे बाबा, अहमियत है तभी तो पूछ रहा हूँ कि इतनी रकम कहाँ से आएगी। मेरे ज़ाती अकाउंट में मुश्किल 2-4 लाख हो गए। अहमक हो तुम, ग्लोरिया ने मुँह बनाकर कहा। तुम वो रकम भूल गए जो वडेरे अहमद बख्श की? हाँ, याद आया, मैंने उसकी बात काट दी। मैं इस रकम को वाकई भुला बैठा था। जब आदमी के नज़दीक दौलत की अहमियत नहीं होती तो वो इतनी बड़ी बड़ी रकमों को यूं ही फरामोश कर देता है।